Good morning, 7th class. Let's continue our chapter number 3, that is fibers. In previous class, we have started about silk, right? So today we will learn about sources of silk. Silk मतलब हमें मिलता कहाँ से है? The best quality of silk is obtained from the cocoons of silk moth, that is Bombyx mori. Bombyx mori बेटा एक तरीके का silk moth होता है जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी की सिल्क मिलती है. Its caterpillar feeds on the leaves of mulberry trees. This variety of silk moth is cultivated in China and mountainous region of North India, right? ये जो सिल्क मॉथ होता है ये चाइना में और नॉर्थ इंडिया के माउंटेन वाले रीजन्स में पाला जाता है. वाइल्ड सिल्क जिसको हम टसर सिल्क भी बोलते हैं is obtained from silk moth that feed on oak leaves. ये एक अलग सा पेड़ होता है जिसकी लीव्स पे ये सिल्क मोथ जो होता है फीड करता है और इससे जो हमें सिल्क मिलती है उसे वाइल्ड सिल्क या फिर टसर सिल्क बोलते हैं. ओक ट्रीज ग्रो वाइडली इन इंडिया एंड चाइना. मूंगा सिल्क इज अनदर टाइप ऑफ सिल्क which is obtained from another wild variety of silk moth found in Brahmaputra Valley, right? So after this we will study about some important knowledge checks about silk. Silk is the strongest of all natural fibers. बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप सेम लेंथ की और सेम थिकनेस की स्टील वायर को सिल्क की वायर के साथ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे सिल्क विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? अ फीमेल मोथ लेस अबाउट 500 एग्स एट अ टाइम. एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक टाइम पे 500 एग्स देती है. लार्वे दैट हैच ऑफ द एग्स आर कॉल्ड कैटरपिलर. जब एक अंडा टूटता है उसमें से जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं. कैटरपिलर ग्रो फॉर अबाउट 5 to 6 वीक्स. ये कैटरपिलर 5 से 6 हफ्ते तक ग्रो होता है. इट टेक्स अबाउट अ वीक टू स्पिन द कोकून. और इसको अपने चारों तरफ कोकून बनाने में करीब करीब एक हफ्ता लगता है. कोकून जो होता है वो एक ही कंटिन्यूस थ्रेड होता है, मतलब एक ही थ्रेड जो होता है वो लिपटा हुआ होता है प्यूपा के अराउंड, विच इज अबाउट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग. और एक वो धागा जिससे कोकून बनता है 1.5 किलोमीटर लंबा होता है, राइट? आफ्टर दिस देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. अब क्योंकि जो सिल्क मोथ होते हैं मलबरी लीव्स खाते हैं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये जो सिल्क मोथ होती है ये इसी पे अपने अंडे देती है, राइट? The larva that hatch of the eggs are called caterpillars. These caterpillars feed on mulberry leaves. फिर इसमें से caterpillar निकलते हैं. caterpillar जो होता है 3 से 4 हफ्ते तक मलबरी लीव्स पे फीड करता है और अपने चारों तरफ बच्चे एक तरीका धागा लपेट लेता है. उस धागे लपेटने वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोकून, राइट? These caterpillars feed on mulberry leaves voraciously and grow in size. Voraciously मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये लोग मलबरी लीव्स को खाते हैं. When a caterpillar is ready to enter pupal stage, it stops feeding and its salivary gland secretes a fiber. अब जो कैटरपिलर की अगली स्टेज होती है वो होती है प्यूपा स्टेज, राइट? जिसमें वो प्यूपा बनता है और इस स्टेज पे जो उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, मींस जो उसके माउथ के अंदर की ग्लैंड्स होती हैं वो एक तरीके का फाइबर सिक्रिएट करती है, फाइबर बनाती है. द फाइबर इज मेड अप ऑफ फिब्रोइन एंड प्रोटीन which hardens on exposure and forms a cover around the pupa. जो ये फाइबर होता है दो तरीके के प्रोटीन का बना होता है, दैट इज फिब्रोइन एंड सेरेसिन. और ये तब हार्ड होता है जब इस पे हवा लग जाती है, मतलब हवा के लगते ही ये हार्ड हो जाता है. दिस कवर इज कॉल्ड कोकून. और इस कवर को हम क्या बोलते हैं? कोकून. कोकून इज अ बॉल शेप्ड एंड इज फॉर्म्ड ऑफ सिल्क फाइबर. कोकून एक बॉल की शेप जैसा सिल्क फाइबर से बना होता है. Further development of silk moth continues inside the cocoon. अब वो जो कोकून बन जाता है उसके अंदर जो कैटरपिलर होता है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है. At the end of the pupal stage, silk moth cuts the silken fiber of the cocoon and the young moth flies out. जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है बेटा तो ये जो प्यूपा बनता है, प्यूपा के अराउंड कोकून बनता है, जो प्यूपा होता है वो उसमें से उसको डिस्ट्रॉय करके कोकून को काट के उसमें से बाहर निकल जाता है और उड़ जाता है, राइट? लेकिन अगर हमें इस कोकून से सिल्क चाहिए होती है
तो इस कोकून को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, जिससे कि वो जो धागा हार्ड हुआ था एयर की वजह से वो सॉफ्ट हो जाए और धागा जो है वो खुल जाए, सिल्क फाइबर जो है वो खुल जाए। और जब हम इसे बॉईल करते हैं या इसको हीट देते हैं, एट दैट टाइम जो इसके अंदर का प्यूपा होता है वो बेटा डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फ्रॉम ककून टू सिल्क। The breeding and management of silk moth for the production of silk involves the following steps. First, the egg of silk moth are stored on a strips of cloth or a paper and sold to silkworm farmers. ठीक है, अंडों को क्या करते हैं, कपड़े पे रख के या पेपर पे रख के उन फार्मर्स को दे देते हैं जो सिल्कवॉर्म को पालते हैं। The eggs are reared in hygienic condition and suitable temperature and humidity till the larva come out. उन एग्स को बच्चे बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस दी जाती हैं, साफ सुथरी, जिससे कि उसके अंदर से वो एग्स जो है वो हैच हो जाए, लार्वे और कैटरपिलर जो है वो बाहर आ जाए। द सिल्क मोथ लार्वे एंड देन फीड ऑन मलबरी लीव्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस। कंट्रोल मतलब अपनी देखरेख में हम उन्हें क्या करते हैं, मलबरी लीव्स देते हैं खाने के लिए। फुली ग्रोन कोकून्स आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। अब क्या होता है, कलर, साइज, शेप और टेक्सचर मीन्स क्वालिटी, टच करके जो फील हमें आती है उसको टेक्सचर बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम कोकून्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं। द सॉर्टेड कोकून्स आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर और एक्सपोज्ड टू स्टीम। और जो कोकून अच्छे से डेवलप हो जाते हैं उनको बॉइल होने के लिए या फिर स्टीम में रख देते हैं। उससे क्या होता है, दिस किल द प्यूपा इनसाइड द कोकून। अब मैंने आपको भी बताया था कि अगर प्यूपा को हम नहीं मारेंगे तो वो जो कोकून होगा, जो सिल्क फाइबर का कोकून होगा, वो प्यूपा और सिल्क फाइबर के कोकून को फाड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें उससे सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करना होता है तो बेटा हमें उसे बॉईल करना पड़ता है, उसको स्टीम देनी पड़ती है, जिससे कि जो सिल्क फाइबर हार्ड हुआ था एयर की वजह से वो सॉफ्ट हो जाए और जो अंदर का प्यूपा है वो उसे डिस्ट्रॉय ना करे और अंदर ही क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, the cocoons are then put through a series of hot and cold immersions. The process is called softening of sericin. ठीक है, अब क्या होता है, कभी हम उसे एक बार ठंडे में डालते हैं फिर एक बार गर्म में इमर्स करते हैं, भिगोते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ सेरेसिन। द सेरेसिन और सिल्की गम इज अ गमी सब्सटेंस दैट होल्ड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ अ सिल्क फाइबर टुगेदर। जो सेरेसिन होता है वो एक गमी सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा होता है, जिसमें दो फाइबर्स होते हैं एक साथ फिब्रोइन प्रोटीन के। राइट, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द कोकून। दिस इज कॉल्ड रीलिंग द फिलामेंट। अब क्या होता है, जब वो धागा सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसको खोलते हैं, राइट, अनवाइंड करते हैं, खोलते हैं, सुलझाते हैं, इसको बोलते हैं रीलिंग द फिलामेंट। 3 to 10 filaments of cocoon are usually reeled together to produce the fiber of raw silk of desired thickness. 3 से 10 सिल्कवॉर्म का जो कोकून होता है, उसका जो धागा होता है, उसको एक साथ रखते हैं जिससे कि हमें अपनी मनचाही थिकनेस की सिल्क मिल जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग। राइट, सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू सिल्क यार्न्स व्हिच आर यूज्ड बाय द वीवर्स टू वीव द सिल्क थ्रेड। फिर इसको हम यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जो बुनाई करते हैं सिल्क क्लॉथ की, वो इस फाइबर को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। राइट, so this is all about the processing of silk from the cocoon. Right, now the last step is weaving and finishing. अब हमने उसको weave करना, मतलब बुनाई करनी है। The process of interlacing the two yarns, बेटा interlacing is same like interlocking, मतलब 2 धागों को 3 धागों को, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया 3 से 10 धागों को हम एक साथ जोड़ते हैं, आपस में बुनते हैं, इसको बोलते हैं वीविंग। राइट, इट इज कैरिड आउट इन लूम्स। लूम्स मतलब हैंडलूम्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। आफ्टर द वीविंग द फैब्रिक हैज टू बी फिनिश्ड। जब वो बुनाई हो जाती है उस फैब्रिक को फिनिशिंग देने का टाइम आ जाता है। फिनिशिंग गिव्स द फैब्रिक द डिजायर्ड अपीयरेंस एंड फील। फिनिशिंग से बच्चे क्या होता है, जो फैब्रिक होता है वो हमें जैसा चाहिए होता है उसकी क्वालिटी हम वैसी बना लेते हैं। फिनिशिंग इंक्लूड्स ट्रीटमेंट सच एज क्रीज प्रूफिंग। क्रीज प्रूफिंग मतलब वो उसमें आसानी से सिकुड़न ना आए। वाटर प्रूफिंग, वो आसानी से वाटर को डिसॉल्व ना करे। फायर प्रूफिंग, फायर कैच ना करे। राइट, तो इन सब में ये सब ट्रीटमेंट उसमें दिए जाते हैं।
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बच्चे क्या होते हैं? ऑक्यूपेशन वो काम होता है जिसको करके हम पैसा अर्न करते हैं, राइट। सो अब जो लोग सिल्क इंडस्ट्री में पैसा अर्न करने के लिए काम करते हैं, अब वो काम जो है वो उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है। कैसे? जब हम कोकून को बॉईल करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को जो वहाँ काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बच्चे आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया था मैंने कि जो हमारी ब्रोंकाइल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेपर अराइजिंग फ्रॉम द कोकून व्हेन स्टीम, बॉइल्ड और ग्रीन, राइट। उन केमिकल्स की वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। Along with this, workers developed infectious skin disease due to dipping of hands in boiling water while killing pupae। जब वो बॉईल हो रहा होता है तो कई बार वो क्या करते हैं, हाथ को डिप भी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि घर में जब कुछ खाना बनता है तो हम भी कई बार हल्का सा टच करके देख लेते हैं कि वो वाटर बॉईल हुआ है या नहीं हुआ अच्छे से, है ना। सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा गंदा हेडेक, fever and pain in neck and lower back have also been observed in the workers of silk industry, right? Leg deformity and bow legness are also found in some workers। अब क्या होता है, वो कंटिन्यूसली जो वर्कर्स वहाँ पे खड़े खड़े काम करते हैं तो लेग डिफॉर्मिटी मतलब उनकी जो पैर होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। बो लेगनेस, उनके पैरों में टेढ़ापन आ जाता है जिससे वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिल्क। और वूल इंडस्ट्री में भी बच्चे हमारे पास ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं। जो लोग सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो भी काफ़ी रिस्क पे काम करते हैं, क्योंकि उनको जो वूल फ्लीस होती है शीट की, उसमें एक बैक्टीरिया मिलता है जिसे हम बोलते हैं एंथ्रेक्स, राइट। और इससे होने वाली डिजीज को हम बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज या एंथ्रेक्स डिजीज। जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है वो फैटल ब्लड डिजीज है। मतलब ये है तो ब्लड की डिजीज, बट फैटल की यूज किया, मतलब ये इतनी डेंजरस डिजीज है कि इससे हमारी जान भी जा सकती है। सो क्योंकि ये सॉर्टिंग के टाइम पे हमें होती है तो इसलिए इसको सॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।